नमस्कार सभी को दोस्तों। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में फाइनली 27 जनवरी को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया। इस ट्रेड डील को मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स क्यों कहा जा रहा है, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। और ये डील इसलिए भी अहम है क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े सिंगल मार्केट को एक साथ लाता है। ये डील केवल दो देशों के बीच में नहीं है, बल्कि 2 बिलियन लोगों को एक नया फ्री ट्रेड जोन देता है। एक ऐसा जोन जो दुनिया के कुल व्यापार का 1/3 हिस्सा कंट्रोल करेगा। इस डील को होने में 20 साल लग गए, लेकिन जब ये डील हुआ है तो इसके एक एक चैप्टर को, इससे क्या क्या प्रैक्टिकल फायदा इंडिया के कारोबारियों को, इंडिया के व्यापारियों को होगा, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहली बात कि ये ट्रेड डील जब इतना फायदेमंद थी, इतना इंपॉर्टेंट है, मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील है, तो इसको होने में इतनी टाइम क्यों लग गया? 20 साल, जो मैंने अभी आपको कहा, 18 से 20 साल क्यों लग गया? देखिए, इस कहानी की शुरुआत हुई थी 2007 से, यानी 2007 से ही बातचीत चल रही थी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके, लेकिन हो नहीं पाई। 2013 में बातचीत ठप हो गई। क्यों? क्योंकि यूरोप चाहता था कि भारत शराब और कारों पर ड्यूटी कम करे, और भारत चाहता था कि उसके प्रोफेशनल्स को यूरोप में आसानी से काम करने का मौका मिले। पर दोनों मार्केट एक दूसरे को ये चीज देने को तैयार नहीं थी, इसीलिए सालों तक ये डील ऐसे ही लटकी रह गई। लेकिन अब 2026 में हालात काफी बदल चुके हैं, और उसमें काफी क्रेडिट जाता है ट्रम्प को, क्योंकि जिस तरीके से उसने भारत को मजबूर किया 50% की टैरिफ लगा के, फिर जाके यूरोप के देशों को टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, तो भारत और यूरोपियन यूनियन का पास आना लगभग तय हो गया था। और इस डील के जरिए भारत के मेक इन इंडिया को भी बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है, बहुत बड़ा पुश मिलने वाला है, क्योंकि पश्चिमी देशों को ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना का एक विकल्प चाहिए ही चाहिए। अब देखना यह है कि भारत इस मौके को कितना कैप्चर कर पाता है, लेकिन इस समझौते के साथ एक चीज तो तय है कि भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास विकसित देशों के सबसे बड़े ब्लॉक की ड्यूटी फ्री एक्सेस है। और वैसे तो ये ट्रेड डील हर सेक्टर को प्रभावित करता है, लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर सेक्टर है एरोस्पेस का। भारत ने यूरोप से आने वाले एयरक्राफ्ट, इंजन और स्पेयर पार्ट्स पर 0% टैरिफ का ऐलान किया है इस ट्रेड डील के जरिए। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत की एयरलाइंस जैसे कि एयर इंडिया और इंडिगो, ये जो हर साल अरबों डॉलर के विमान खरीदती है ना, अब इस पे कस्टम ड्यूटी लगभग खत्म हो जाएगी। और इससे ओवरऑल एयरलाइंस का जो लागत है वो कम होगी, जिससे भविष्य में हवाई किराया भी सस्ता हो सकता है। और जो मैं आपको कह रहा था कि मेक इन इंडिया को इससे कैसे पुश मिलेगा, तो देखिए, ड्यूटी की कटौती जब होगी, ड्यूटी कम लगेगा, तो यूरोप की जो बड़ी कंपनियां हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आप एयरबस को ले लीजिए, ये भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, रिपेयरेंस और ओवरहाल का सेंटर बहुत तेजी से बनाएंगे। और ये अमेरिकी कंपनी बोइंग के लिए एक बड़ा झटका होगा, लेकिन भारत के लिए एरोस्पेस हब बनने की ओर एक बड़ा छलांग होगा। और अब आसमान से बात करते हैं जमीन की। जब हम जमीन पे आते हैं तो बात होती है गाड़ियों की। यूरोप चाहता था कि भारत अपनी जो 100%, 110% की भारी इंपोर्ट ड्यूटी है, उसको पूरी तरीके से हटा के जीरो कर दे। लेकिन भारत ने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जैसे कि टाटा और महिंद्रा को बचाने के लिए इसमें भी एक स्मार्ट कोटा सिस्टम रखा है, जिसके तहत हर साल 2.5 लाख यूरोपीय गाड़ियों पर टैरिफ को धीरे धीरे घटाकर 10% तक लाया जाएगा। पेट्रोल डीजल की कारों के लिए ये छूट 5 सालों में लागू होगी, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 10 साल का समय रखा गया है। इसके इम्पैक्ट की बात करें तो देखो, जो BMW, मर्सिडीज और आरडी जैसी लग्जरी कारें हैं, अब वो भारत में 20 से 30 लाख रुपए तक सस्ती हो सकती हैं। और ये जो कोटा लगाया गया है कि 2.5 लाख से ज्यादा कारों पे ये छूट नहीं मिलेगी, इससे जो आम आदमी की छोटी कारों कारों वाला सेगमेंट है, वो पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि हमारी लोकल कंपनियों को नुकसान ना हो। अब बात करते हैं प्रीमियम मार्केट की, यानी कि शराब की और एग्री प्रोडक्ट्स की। देखो, यूरोपीय वाइन और विस्की पर अभी तक भारत 150% का टैरिफ लगा रहा था। अब उसे घटाकर फ्लैट 40% के आसपास कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी एक कोटा है, मतलब निश्चित मात्रा तक ही ये छूट दी जाएगी, उसके बाद वापस 150% तक जंप करेगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें तो चाहे ऑलिव ऑयल हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया, या कोई भी फ्रूट जूसेस है, उस पर टैरिफ को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। भारत ने यहाँ एक बहुत ही बारीक संतुलन बनाया है कि डेयरी और अनाज जैसे जो हमारे लिए बहुत सेंसिटिव क्षेत्र हैं, उनको इस लिस्ट से बाहर रखा है, ताकि भारतीय किसानों के हितों पर बहुत ज्यादा आंच ना आए। कहने का मतलब ये है कि यूरोप का दूध और गेहूं भारत के बाजारों में नहीं भरा जाएगा, लेकिन यूरोप की जो प्रीमियम चॉकलेट है या चीज है, इनके दामों में अब आपको कमी देखने को मिल सकती है। ये काफी किफायती होने वाले हैं। इसके अलावा ये पूरी ट्रेड डील जो हमारा लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, उसके लिए एक तरीके से जैकपॉट है, क्योंकि भारत का टेक्सटाइल, गारमेंट, लेदर, फुटवेयर, ये अभी तक यूरोप में 9 से 12% की ड्यूटी भरते थे, तब जाके हमारा सामान वहां पे जाता था। इस वजह से वियतनाम और बांग्लादेश से हम काफी पिछड़ जाते थे, उनसे हमें काफी कंपटीशन फेस करना होता था। लेकिन क्योंकि अब ये ड्यूटी जीरो हो गई है, तो इससे उम्मीद ये लगाई जा रही है कि भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में हर साल करीब 20% से ज्यादा की ग्रोथ होगी, और ये सीधे तौर पर लाखों ग्रामीण महिलाओं और MSME सेक्टर के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। तो अभी तक हमने एरोस्पेस की बात की, गाड़ियों की बात की, वाइन की बात की, एग्रीकल्चर की बात की। अब जरा हम बात करते हैं दवाइयों की। देखिए, दवाइयों के मामले में आपको पता है भारत पहले से ही बहुत मजबूत है, लेकिन इस डील के जरिए भारत की जो जेनरिक दवाएं हैं, वो यूरोप में और ज्यादा उनको एक्सेप्टेंस मिलेगी। यूरोप ने भारतीय API और बल्क ड्रग्स पर टैरिफ कम करने के साथ साथ भारतीय स्टैंडर्ड्स को रिकॉग्नाइज करने का वादा भी किया है। और केवल यही नहीं, भारत ने अपने आयुष, यानी कि आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी सेक्टर के लिए भी यूरोप में रास्ता खोल दिया है।
अब यूरोप में आयुष वेलनेस सेंटर और क्लिनिक खोलना कानूनी रूप से ज़्यादा आसान हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के लिए एक तरीके से ग्लोबल पहचान बनाने जैसी बात है। इसके अलावा बिना सर्विसेज के तो कोई भी भारतीय डील अधूरी ही लगती है, तो इसमें भी काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। यूरोपियन यूनियन ने भारत के 144 सर्विस सब सेक्टर्स को अपने बाजार के लिए खोल दिया है। इसमें हमारी आईटी, इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल कंसल्टेंसी शामिल है। एक इंपॉर्टेंट बात और, भारतीय छात्रों और स्किल्ड प्रोफेशनल के लिए यूरोप में अब अनकैप्ड मोबिलिटी होगी, यानी कि यूरोप अब भारतीय टैलेंट के लिए कोई कोटा वाली बंदिशें नहीं लगाएगा कि केवल इतने ही बच्चे आ सकते हैं, इतने ही स्किल्ड पर्सन आ सकते हैं, ये सब नहीं। और कहीं ना कहीं जो अमेरिका का सख्त रवैया है वीजा के नियमों के लिए, ये भारतीय युवाओं को यूरोप के रूप में एक नया डेस्टिनेशन प्रोवाइड करेगा। और भी बहुत सारी छोटी बड़ी चीजें इस ट्रेड डील में शामिल है, जैसे कि डिजिटल ट्रेड में भारत ने अपना जो डीपीडीपी एक्ट है, यानी कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, उसको यूरोप के जीडीपीआर के साथ अलाइन करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। इससे होगा ये कि डेटा का आदान प्रदान आसान हो जाएगा और भारतीय आईटी कंपनियों को कंप्लायंस पे जो खर्चा आता है उसमें कमी हो जाएगी। अब इस ट्रेड डील के बारे में इतनी सारी आपने अच्छी अच्छी चीजें सुन ली हैं, अब कुछ शर्तें भी इसमें हैं, वो भी आप सुन लीजिए। यूरोप ने इस डील में ट्रेड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक सख्त चैप्टर के रूप में जोड़ा है। इसमें होगा ये कि क्लाइमेट चेंज, लेबर राइट और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पे भी हमें ध्यान देना होगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा हेडक होने वाला है भारत के लिए कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसे अगर आसान भाषा में कहें तो कार्बन टैक्स है ना। अगर भारतीय कंपनियां जैसे कि स्टील या एल्युमिनियम पुराने या ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले तरीके से अपना कोई सामान बनाएंगी, तो यूरोप उन पर भारी टैक्स लगाएगा। वहां पे इनको जीरो टैक्स से काम नहीं चलेगा। यानी कि सीधी बात यह है कि अगर इस ट्रेड डील के बावजूद भी हमें यूरोप में सामान बेचना है, तो हमारी इंडस्ट्रीज को ग्रीन बनना ही होगा। यूरोप ने इसके लिए भारत को 500 मिलियन यूरो की वित्तीय मदद देने का भी वादा किया है। लेकिन फिर भी ये शर्त कोई बहुत बुरी शर्त नहीं है और ना ही इससे हमें बहुत नुकसान होने वाला है। इनफैक्ट इससे लॉन्ग रन में फायदा ही होगा। और ये डील फिर भी बहुत बड़ी डील है अपने आप में, क्योंकि 2024 में भारत और ईयू के बीच में व्यापार लगभग 180 बिलियन यूरो का था। और अनुमान ये है कि 2026 की इस डील के बाद 2032 तक ये व्यापार दोगुना हो जाएगा। इनफैक्ट 350 बिलियन यूरो के पार निकल जाएगा। तो दोस्तों बॉटम लाइन ये है कि इंडिया और ईयू का जो एफटीए साइन हुआ है, ये बस एक शुरुआत है। ये हमें चीन पर अपनी निर्भरता कम करने और यूरोप के हाईटेक मार्केट में अपनी जगह बनाने का मौका दे रहा है। लेकिन क्या हम इस कड़े इन्वायरमेंटल और लेबर स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर पाएंगे, उसके लिए तैयार हैं? क्या हमारे छोटे व्यापारी उस यूरोपीय क्वालिटी को मैच कर पाएंगे? ये सारे सवाल हैं। इसीलिए ये डील भले ही भारत को लाके ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की रेस में आगे खड़ा करती है, लेकिन असली परीक्षा शुरू होना अभी बाकी है। जब अगले 6 से 12 महीनों में ये समझौता पूरी तरीके से लागू हो जाएगा, दरअसल तब पता चलेगा कि क्या भारत वास्तव में मदर ऑफ ऑल डील्स का पूरा फायदा ले पाता है या नहीं। खैर दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस ट्रेड डील के बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज हम आपके लिए ला पाएं।